Hello everyone, welcome to the Manolo classes in the session of daily news analysis. Today is 22nd of August 2024. I am Naresh Sharma and going to discuss with you the current affairs of the day. गाइज आज के सेशन में क्वेश्चंस नहीं है बिकॉज अभी जो कल का सेशन था उसमें से बहुत ज्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेम नहीं हो रहे थे। सो आज के सेशन के बाद के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम कल डिस्कस करेंगे। सो आज हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर से। सेंटर प्लान्स टू टेक कास्ट काउंट ड्यूरिंग सेंसस। अभी आपको पता होगा कि 2011 के बाद आफ्टर 2011 अभी इंडिया में सेंसस नहीं हुआ है, जो कि पेंडिंग था 2021 के लिए, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ बिकॉज 2021 वाला जो ड्यूरेशन था वो कोविड वाला ड्यूरेशन था, तो अभी तक नहीं हुआ। अब यहाँ पर काफी टाइम से एक इश्यू चल रहा है कि जो कास्ट वाला कॉलम होता है, जब भी सेंसस किया जाता है तो उसमें एक फॉर्म होता है, उसको फिल किया जाता है। अब यहाँ पर डिस्कशन ये है कि क्या उस कॉलम में लोगों की कास्ट पूछी जाएगी। मींस जब वो फॉर्म फिल किया जाएगा तो क्या उसमें कास्ट वाला कॉलम होगा। तो अभी इस पर प्रॉपरली डिसीजन नहीं लिया गया है। अब जो गवर्नमेंट है इस पर चाहती है कि इसको और भी ज्यादा थोड़ा डिस्कस करके इस पर डिसीजन लिया जाए, बिकॉज अगर कोई एक कॉलम मिस हो गया या एक्स्ट्रा कॉलम उसमें ऐड कर दिया तो जो पूरा सेंसस होता है जिसपे लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और उसका जो ऑब्जेक्टिव है अगर वो फुलफिल नहीं हुआ तो पूरा सेंसस बेकार चला जाता है। सो आपको पता होगा कि जो सेंसस है एवरी 10 इयर्स में कंप्लीट होता है। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं यहीं से। एक क्वेश्चन है कि आप मुझे बताइए कि जो सबसे पहला आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा फर्स्ट जो सेंसस था वो कब हुआ। फर्स्ट सेंसस हमारा कब हुआ और फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट सेंसस कमिश्नर कौन थे, जो हेड थे उस सेंसस के वो कौन थे। तो ये मैं आपके लिए दो क्वेश्चन यहाँ पर देता हूं कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का सेंसस कब हुआ और उसके कमिश्नर कौन थे। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपको कमेंट्स में रिप्लाई करने हैं। अब हम आते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स इसमें आ रहे हैं। देखो अभी तक की अगर हम बात करें तो लेटेस्ट जो सेंसस हमारा हुआ था 2011 में हुआ था, उसके बाद से नहीं हुआ। उस समय कांग्रेस की यूपीए की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने भी कास्ट सेंसस कास्ट वाला जो कॉलम था इसमें इंक्लूड नहीं किया था। उसके लिए इन्होंने अलग से कास्ट का एक सेंसस करवाया था जिसमें ओनली कास्ट पूछी गई थी। सो कास्ट के लिए तो गवर्नमेंट ने अलग से सेंसस करवाया था। अगर हम इसी पर 2015 के पॉइंट की बात करें कि द कांग्रेस गवर्नमेंट इन कर्नाटका commissioned a caste census, the report of which has not been made public। अच्छा, जब 2015 में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वहां पर इन्होंने कास्ट सेंसस करवाया था कर्नाटका में, लेकिन उसकी रिपोर्ट को आज तक पब्लिक नहीं किया। वैसे ही 2011 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इन्होंने ऑल ओवर इंडिया कास्ट सेंसस करवाया था, लेकिन उस डाटा को आज तक पब्लिक नहीं किया। ठीक है, तो ये भी इश्यू है। प्लस अभी जो अपोजिशन में पार्टीज हैं उनका क्या डिमांड है, वो अब करंट गवर्नमेंट पर ये प्रेशर बना रही हैं कि आप इस बार के सेंसस में कास्ट वाला कॉलम रखिए और उससे कास्ट का पता करिए इंडिया में कितनी कास्ट है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या हम इंडिया से जो कास्ट का सिस्टम है इसे हम खत्म करना चाहते हैं कि नहीं। मींस क्या हम किसी व्यक्ति को ओनली एज ए हिंदू मानना चाहते हैं या उसको डिफरेंट कास्ट में डिवाइड करना चाहते हैं। अब इसके दो तीन पॉइंट्स हैं। मींस इसके कुछ जो नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं वो ये पॉइंट्स हैं कि यदि हिंदू में बौद्ध जैन जितने भी इंडिया के जो ओरिजिन के रिलीजन है चाहे वो सिख वगैरह, उसमें हम कई जगह जो है कास्ट का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब होता क्या है, बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं आपको पता होगा कि उनकी सारी की सारी पॉलिटिक्स कास्ट पर ही बेस्ड होती है। अब अगर बार बार कास्ट सेंसस होगा तो
उन पॉलिटिकल पार्टीज को कास्ट का डेटा मिल जाएगा, फिर वो उसी कास्ट के बेसिस पर पॉलिटिक्स करेंगी, कभी रिजर्वेशन की करेंगी तो कभी और सीट्स की करेंगी। इसका बेनिफिट क्या हो सकता है? बेनिफिट ये हो सकता है कि जब कास्ट का उनको पता चलेगा, सबको डेटा सबके पास में होगा, तो ये पता चल जाएगा कि कितनी कास्ट का क्या रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट में, जॉब्स में, हायर जो पोस्ट पोजीशंस होती है उनमें क्या उनका है, रिजर्वेशन कौन सी कास्ट ने सबसे ज्यादा उसका फायदा लिया और किस कास्ट को रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिला, तो ये भी डेटा हमको मिल सकता है। सो इन सारे पॉइंट्स को लेकर के गवर्नमेंट और जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनमें क्या चल रहा है, एक टसल चल रही है। उनमें डिसीजन अभी ये पर नहीं हो पा रहा है कि हमें उस कास्ट का सेंसस अलग से कराना है, नहीं कराना है, कास्ट का कॉलम उसी में रखना है, नहीं रखना है। तो जब ये डिसीजन आएगा तब फिर से हम क्या करेंगे, इस पर जब आर्टिकल आएंगे तो उनको हम डिस्कस करेंगे। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंट इंडिया हैज नॉट कंडक्टेड अ कास्ट वाइज पॉपुलेशन काउंट। कास्ट वाइज सेंसस हम नहीं करते हैं अभी हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें, एक्सेप्ट फॉर 2011 जिसमें सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस अलग से कराया गया था, जिसका जो रिपोर्ट था नेवर पब्लिश्ड, कभी पब्लिश्ड नहीं किया गया था, एंड क्रिटिसाइज्ड फॉर इनएक्यूरेसीज। तो ये जो कास्ट सेंसस करवाया गया था इसकी बहुत सारी क्रिटिसिज्म होती है, क्यों कि इसमें बहुत सारी इनएक्यूरेसीज थी। जब इसकी स्टडी हुई तो पता चला कि उसमें से बहुत सारा झोल है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सो अभी तक की सिचुएशन हमारे पास में कास्ट सेंसस को ले ये है। बाकी मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि फर्स्ट सेंसस हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया में कब हुआ और उसके कमिश्नर कौन थे। एक क्वेश्चन मैं आपको और पूछ लेता हूं और वो क्वेश्चन है कि इंडिया में फर्स्ट सेंसस किस ईयर में हुआ था। अब मैं उसमें ये भी इंक्लूड कर रहा हूं कि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में थी, तो वो वाला टाइम भी आप इसमें ऐड करके बताइए कि फर्स्ट सेंसस इंडिया में कब हुआ था। अब जो डिले अगर हो रहा है इस सेंसस में तो क्यों हो रहा है, देखो पहले जो सेंसस होते थे प्रॉपर फॉर्म होता था, उसको फिल करवाते थे, ठीक है, उसमें डिटेल फिल करते थे, लेकिन अब कोशिश ये हो रही है, और कोशिश क्या, इस बार जो सेंसस होगा वो डिजिटल होगा। मींस जितना भी सेंसस होगा उसमें डिजिटल डिवाइसेस का यूज होगा और सारा का सारा डेटा एक ही बार में ऑनलाइन फिल कर दिया जाएगा डायरेक्टली। पहले क्या होता था कि फॉर्म फिल होते थे, फिर उन पर साइन होता था या उसमें फॉर्म उसको फिल करते थे, घर घर जा करके मोस्टली टीचर्स जाते हैं वहां पर उसको फिल करते हैं इस फॉर्म को, फिर वो फॉर्म ट्रांसपोर्ट होते हैं, फिर बहुत सारे जो डाटा एंट्री जॉब वाले जो पर्सन होते हैं, जो टाइपिंग वाले होते हैं, फिर उनको देख देख करके उसमें उसको फिल करते हैं। बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं इसमें, बहुत सारे फॉर्म खो जाते हैं, कई बार चूहे खा जाते हैं उन फॉर्म्स को, ठीक है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अब क्या होगा, कई बार बरसात में भीग जाते हैं, बहुत सारी जो है ग्राउंड लेवल की सिचुएशन होती है। अब क्या होगा कि जितना भी सेंसस होगा वो पूरा डिजिटल होगा, एक ही बार में वहीं पर उस रिकॉर्ड को एंटर कर दिया जाएगा, ठीक है। सो अभी बहुत सारी चीजें इसमें होना बाकी है। नेक्स्ट एक बड़ी ही दुखद जो है इसमें न्यूज है, और ये है कि 17 वर्कर्स किल्ड एज फायर ब्रेक्स आउट आफ्टर रिएक्टर ब्लास्ट एट एपी आंध्र प्रदेश फार्मा प्लांट। आंध्र प्रदेश में एक फार्मा मीन्स कंपनी है, उसके प्लांट में जो रिएक्टर प्लांट होता है उसमें बहुत सारे केमिकल्स वगैरह का मिक्सचर होता है जो प्रिपेयर होते हैं मेडिसिन बनाने के लिए। उसमें हुआ ब्लास्ट, और वो ब्लास्ट इतना हैवी था कि लोगों के जो वहां पर वर्कर्स थे उनके जो बॉडी के पार्ट्स थे वो बहुत दूर जाकर के कट करके दूसरी जगह गिर गए। अभी तक 17 का तो केवल पता चला है, ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो वर्कर्स हैं उनके जो बॉडीज हैं उस मीन्स जो वहां पे वेस्टेज वगैरह है, जो स्लज उसका है, उसमें अभी तक दबे होने के चांसेस है, ठीक है। तो ये घटना हुई है आंध्र प्रदेश में। तो ये एक बड़ा इंसिडेंट हुआ है जो कि कैसा है, ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये मैन मेड डिजास्टर है कि अगर वो ब्लास्ट हुआ तो उसके लिए कोई ना कोई टीम, कोई डिपार्टमेंट, कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल रहा होगा कि उनके टाइमली इंस्पेक्शन नहीं हुए होंगे, उनका जो सिक्योरिटी ऑडिट है वो नहीं हुआ होगा, उस मशीन में, उस प्लांट में कोई प्रॉब्लम्स पहले से रही होंगी,
उन सब पर जब नजर नहीं रखी जाती तो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। अभी तक वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। गवर्नमेंट ने एक टीम बनाई है कि भाई इसकी डेप्थ इंक्वायरी करके बताओ कि ऐसा क्यों हुआ, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप सोचिए कि जिस कंपनी में 350-400 लोग एक साथ काम कर रहे हो, है ना, उसमें अगर प्लांट फटता है तो कितने सारे लोगों की डेथ होने के चांसेस होते हैं। ये सब देखना होगा और इस पर वर्क करना होगा गवर्नमेंट को भी, बाकी अदर को भी। पूजा खेडकर्स फ्रॉड अफेक्टेड चांसेस ऑफ अदर एस्पिरेंट्स, यूपीएससी टेल्स दिल्ली हाई कोर्ट। यू नो कि जो पूजा खेडकर नाम की जो आईएएस ऑफिसर जो है थी, प्रोबेशन पर थी, और इनका जो इशू आया था तो अभी यूपीएससी ने इनके अगेंस्ट में एफआईआर वगैरह की, तो दिल्ली पुलिस इसमें इंक्वायरी कर रही है। तो यूपीएससी ने इस पर अपना पक्ष रखा है, अपना जो जो साइड है उसको रखा है दिल्ली हाई कोर्ट में। यूपीएससी का ये कहना है कि देखो, इनके पास जो अवेलेबल अटेम्प्ट थे उससे ज्यादा इन्होंने यूज किए। इनका जो रियल नेम था उसको चेंज करके इन्होंने यूज किया। जो ओबीसी का सर्टिफिकेट इनको होना था वो उन्होंने फ्रॉड से यूज कर लिया। जो इनका क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो लगता है उसको भी इन्होंने बाईपास कर दिया। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे फ्रॉड किए, और वो जो फ्रॉड था वो एक तो उस कमीशन के अगेंस्ट में था, मींस यूपीएससी के अगेंस्ट में, प्लस ये एक पब्लिक के लिए ही क्या था, ये एक फ्रॉड था। कैसे भाई, जो यूपीएससी है अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए जानी जाती है। अब अगर इस तरीके के फ्रॉड होंगे तो लोगों का यूपीएससी से भी ट्रस्ट क्या हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा। पब्लिक में भी एक मैसेज जाएगा कि यूपीएससी भी ऐसे घोटाले, ऐसे फ्रॉड से दूर नहीं है, उसमें भी ऐसा किया जा सकता है। प्लस यूपीएससी इसमें ये कहना है यूपीएससी का कि भाई जिस सीट को इन्होंने फ्रॉड के जरिए ले लिया, फ्रॉड के जरिए लिया इन्होंने, अब उस सीट पर किसी जनरल कैंडिडेट के, किसी अदर कैंडिडेट के मार्क्स खूब अच्छे रहे होंगे, वो एक पर्सन इस पर सिलेक्ट हो सकता था, ठीक है, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो पाया होगा। क्यों? क्योंकि उस सीट पर इनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल गया, तो बाकी पर्सन को वो सीट नहीं मिली, है ना। तो उसका क्या रिजल्ट, मींस जो पर्सन एलिजिबल थे, योग्य थे, क्वालिफाइड थे, उनको आईएएस का पोस्ट नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि ये इस पर्सन ने, इस महिला ने क्या किया, फ्रॉड किया। सो ये 3-4 एलिगेशंस हैं। और गजब की बात देखो कि इतना सब होते हुए भी अभी भी ये जो प्री डिटरमाइंड जो बेल होती है, पहले से ही बेल होती है, वो अभी इनको मिली हुई है और अभी तक ये अरेस्ट नहीं है। अभी इनका जो केस है तो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, तो देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट आता है। बाकी तो इंडिया में जितने भी कमीशंस हैं, वो आज तक ऐसा कोई कमीशन है जिसकी कोई रिक्रूटमेंट कोर्ट में न गई हो, उस पर एलिगेशंस ना हो। इवन यूपीएससी पर भी एलिगेशंस हैं, बहुत सारे एलिगेशंस हैं। और दिक्कत उनको होती है जो ईमानदारी से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जो फ्रॉड करने वाले होते हैं वो उन पोस्ट को ले जाते हैं, और ईमानदारी वाले जो मींस दिन रात स्टडी करते हैं वो उस पोस्ट से पीछे रह जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास करंट अफेयर है, पीएम बिगिंस पोलैंड विजिट, सेज इट विल हेल्प फॉर मोर वाइब्रेंट रिलेशन। जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जो पोलैंड की विजिट है वो स्टार्ट हो गई कल, और इस पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि भाई अब जो हमारे रिलेशंस हैं पोलैंड के साथ में बहुत अच्छे होने वाले हैं। अच्छा, क्या क्या पॉइंट इसमें से हम देख सकते हैं कि हिस्टोरिकल अगर इस पॉइंट की बात करें तो ऐसा कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट टाइम लास्ट 45 ईयर्स में पोलैंड की विजिट पर है। ऑब्जेक्टिव हमारे क्या है कि भाई हमारे 70 ईयर्स से पोलैंड के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशंस है। हम चाहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में, स्पेशली सेंट्रल यूरोप में, जो पोलैंड बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, हमारे बहुत अच्छे इसके साथ में इकोनॉमिक रिलेशंस है, और हम इसके साथ में अपने रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग करें। बहुत अच्छी इनकी वेलकम सेरेमनी हुई, वहां पर जो है गरबा डांस वगैरह ये सब किया गया। इंडियन सोल्जर्स वगैरह के लिए वहां पर कुछ मींस जो है मॉन्यूमेंट्स वगैरह बने हुए हैं, उस पर भी इन्होंने होमेज पे किया, उनको रेस्पेक्ट दिया। बाकी यहाँ से अब नई चीजें निकल के आ रही है, वो ये है कि पोलैंड की विजिट से इंडिया जो है वो बैलेंस करना चाह रहा है। किसको? मैं भी आपको बताता हूं।
बैलेंस किसको करना चाह रहा है? एक तो वेस्ट के साथ और दूसरा है आपका रसिया। क्योंकि अभी हम कुछ ही दिन पहले रसिया के विजिट पर हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे, तो उससे ये मैसेज चला गया था पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि यूक्रेन और रसिया के वॉर वाले मैटर में इंडिया रसिया के साथ है। ठीक, अब कहां जा रहे हैं वो? वेस्ट। वेस्ट में मींस यूरोप में। और इस पोलैंड की विजिट के बाद जो विजिट होगी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, वो होगी यूक्रेन के साथ। सो मींस अब क्या मैसेज चला जाएगा? अरे यार, इंडियन प्राइम मिनिस्टर तो यूक्रेन भी चले गए, मींस हम अपनी डिप्लोमेसी को बैलेंस कर पाएंगे। मींस भाई, ना तो हम यूक्रेन के साथ हैं ना रसिया के साथ हैं, हम चाहते हैं कि डिप्लोमेटिक जो है एफर्ट्स के थ्रू सॉल्यूशन निकले, ना कि वॉर हो। तो ये इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक विजिट है जो कि इसको क्या कर देगी? बैलेंस कर देगी। नेक्स्ट हमारे पास में है, ये काफी इंपॉर्टेंट मेरे को लगा, कि सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू नीड फॉर एनवायरमेंटल रेगुलेटर। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है और वो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर के। यू नो, इंडिया में अगर हम बात करें तो हमारे पास करंट सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी वाले जो इश्यूज हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी वाले जो इश्यूज हैं उनके लिए हमारे पास ऑलरेडी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। ठीक है, अगर आप टेलीकॉम सेक्टर की बात करोगे तो उसके लिए हमारे पास में क्या है? ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ठीक है, आप इंश्योरेंस सेक्टर की बात करोगे तो उसके लिए हमारे पास में इरडाई है जो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करेगा। ऐसे ही हमारे पास में मेडिकल सेक्टर के लिए है। लेकिन उसी तरह से हमारे पास एनवायरमेंट और क्लाइमेट के लिए कोई ऐसी एक सिंगल बॉडी नहीं है जो एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज को रेगुलेट करे, उस पूरे के पूरे सेटअप को, पूरे सिस्टम को रेगुलेट करे कि कोई भी अगर एनवायरमेंट को, क्लाइमेट को डिस्ट्रॉय करेगा, नेचर को डिस्ट्रॉय करेगा, तो उस ऐसे सिचुएशंस को डील किया जा सके, ऐसे केसेस को डील किया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट अभी इस पर स्टडी कर रहा है, केस का जो सुनवाई इसमें चल रही है। नवंबर में फिर से उसकी डेट मिली है। तो आई होप अगर इसमें ऐसा कुछ होता है तो ये बहुत अच्छा स्टेप होगा कि एक कोई प्रॉपर कमीशन बना दिया जाए। जैसे उसका नाम मैं सजेस्ट कर रहा हूं, ये हो सकता है कि सेंट्रल एनवायरनमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, या इंडियाज क्लाइमेट चेंज या एनवायरनमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, कुछ तरीके का नाम रख के एक बड़ा इंस्टीट्यूट हम क्रिएट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया में एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स को देख सके। नेक्स्ट है हमारे पास में रैपिड ई कॉमर्स ग्रोथ कुड इम्पैक्ट रिटेल जॉब्स एंड स्टोर फ्रंट्स। आप सबको पता है कि जब से जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, जैसे कि आपकी अमेज़न हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, ब्लिंकिट हो गई, जैप्टो हो गई, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जब से ये मार्केट में आए, इन्होंने बहुत सारे जो छोटे छोटे रिटेल शॉप्स थी उनको खत्म कर दिया, उनके बिजनेस को ये खा गए। अब उसके लिए इन्होंने क्या टेक्निक्स यूज की? सो इंडिया के जो मिनिस्टर ऑफ जो कॉमर्स हैं उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ये क्या यूज करते हैं? ये यूज करते हैं प्रीडेटरी प्राइसेस। प्रीडेटरी प्राइसेस क्या होता है? प्रीडेटरी प्राइसेस, आपको पता है कि जंगल में जो शेर है वो प्रीडेटर है, और बाकी के जो वेजिटेरियन वाले जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो आपका डियर होगा या और भी एनिमल्स हो गए, उनका शिकार करता है कौन? शेर। ठीक, वैसे ही ये जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं, ये क्या करती हैं? ये भी हंट करती हैं किसको? छोटे छोटे रिटेलर्स को, छोटी छोटी कंपनीज को। अब उसका होगा क्या? क्या उसका रिजल्ट होता है कि जो छोटे छोटे शॉप ओनर्स हैं, रिटेलर्स हैं, वो सब इस हंटिंग में उनका शिकार बन जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। इट मींस वो छोटे छोटे बिजनेस पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। कैसे?
देखो, अभी जैसे कुछ रिपोर्ट्स आई, मैं उन कंपनीज के नाम नहीं लूंगा, ठीक है, जो बड़ी बड़े ब्रांड हैं जहां से कॉमन पीपल इंडिया में बहुत शॉपिंग करता है, वो दोनों ही नाम है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। उनकी अभी जब कुछ रिपोर्ट्स आई तो वहां से ये पता चला कि उनको करीब $1 बिलियन का लॉस हुआ, ठीक है, $1 बिलियन का लॉस हुआ। ये पैसा कहां गया? ये पैसा कहां गया? इट मींस इनको अगर लॉस हो रहा है इतना बड़ा बिजनेस करने के बाद भी, तो फिर कुछ तो गड़बड़ है इनके बिजनेस मॉड्यूल में। कैसे? ये पैसा कहां गया? उस पर मंत्री वगैरह जो हैं वो ये बता रहे हैं कि ये पैसा गया लॉयर्स के लिए, कि अगर ऐसा कोई केस आता है तो ये लॉयर्स इन कंपनीज को डिफेंड कर सकें। ये पैसा और कहां गया? ये गया प्रीडेटरी प्राइसिंग में। क्या है प्रीडेटरी प्राइसिंग? सपोज करो आपने कोई एक एक्स नाम का प्रोडक्ट ऑफलाइन गए आप किसी स्टोर पर, ठीक है, वहां पर मिल रहा होगा आपको ये 10,000 का। सेम प्रोडक्ट जब आप ऑनलाइन देखोगे वही प्रोडक्ट मिल रहा होगा आपको 9,500 का। अब ये आदमी यहां से परचेज करोगे आप या यहां से परचेज करोगे, तो आप क्या करोगे? ऑनलाइन ऑर्डर कर दोगे, इसका माल बिकना बंद हो जाएगा। जब इसका माल लगातार 1 ईयर 2 ईयर सेल ही नहीं होगा, माल इसकी शॉप में अगर रखा रह जाएगा उस शॉप ओनर के यहाँ पे, तो एक दिन ऐसा आएगा उसको ये शॉप बंद करनी पड़ेगी, उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। आप एक एग्जांपल और देख सकते हैं, आप जियो का एग्जांपल देख सकते हैं। स्टार्टिंग में जियो ने क्या किया? सब कुछ दिया फ्री, ठीक है। अब लेटर ऑन आकर के मींस अब क्योंकि इन्होंने फ्री दिया तो बाकी जो कंपनीज थी, चाहे वो BSNL था या वो एयरटेल था या हच था, वोडा था, आइडिया था, ठीक है, एक टेलीनॉर चलता था, एक यूनिनॉर चलता था, एक इंडिया इसमें दिल्ली में MTNL चलता था, बहुत सारी कंपनी चलती थी। इन सबके कस्टमर कहां पहुंच गए? जियो के पास में पहुंच गए। जब इनके पास कस्टमर नहीं होंगे तो इन कंपनीज की सिचुएशन ये हो गई थी कि ये बंद होने की जो सिचुएशन पर आ गई, बहुत घाटा हो गया, क्योंकि एम्प्लॉइज को सैलरी तो देनी होगी, जो खर्चे हैं वो तो करने होंगे। अब इसने क्या किया? सारा कस्टमर इनके पास में पहुंच गया, तो ये कंपनी लगभग इसने क्या कर दी? खत्म कर दी। प्रीडेट मींस इन कंपनीज का क्या कर दिया इसने? हंटिंग कर दी। इसी को कहते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग। तो इन कंपनीज को खत्म कर दिया। अब जियो की मोनोपोली हो गई, मनमर्जी प्राइस चला रहे हैं, मनमर्जी डेटा की पैक्स हैं। मींस जिस बंदे को डेटा की जरूरत नहीं है वो कीपैड वाला फोन चला रहा है, लेकिन उसको भी पैक कौन सा लेना होगा? डेटा वाला ही पैक लेना होगा। भाई उसको आप पैक दे दो ना, ओनली कॉल का पैक दे दो आप उसको, तो डेटा के चार्जेस कम करके दे दो। इस सिचुएशन पर अभी जो ये मिनिस्टर साहब हैं, चलो इनका नाम बता दो आप मुझे, ठीक है, मैं आप इनका नाम छुपा देता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं आप मेरे को बता दीजिए, ठीक है, कमेंट्स में। सो प्रीडेटरी प्राइसिंग पर इन मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि मार्केट में कई बार कुछ ऐसी फेक रिपोर्ट्स आती हैं, अभी कुछ कंपनीज ने ही ऐसी कुछ रिपोर्ट्स निकलवाई, उनको पब्लिश करवाया, और उन रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि ई कॉमर्स जो कंपनीज हैं उनसे एम्प्लॉयमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मींस जबरदस्ती एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं, ई कॉमर्स कंपनी से एम्प्लॉयमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि गवर्नमेंट का क्या कहना है? गवर्नमेंट का कहना है कि ये छोटे बिजनेस को खा जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और इंडिया में बहुत बुरी तरह से एम्प्लॉयमेंट का इश्यू आ जाएगा, ठीक है। अब उसके लिए कंपनीज बहुत सारी अपनी टेक्निक्स को यूज करती हैं, जैसे कि एक सिस्टम चल रहा है अभी क्लाउड किचन का, बड़ी सी क्लाउड किचन खोल दी, जोमेटो और आपका ये और भी जो है स्विगी वगैरह, उनके थ्रू ऑर्डर पहुंचता है, घर पे पहुंच जाता है। अब कोई जो छोटा पर्सन है उसके पास में नहीं है 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए, वो अपने बहुत अच्छा टेस्टी कोई चीज बनाता है, तो भैया उसके जो पकोड़े हैं, उसका समोसा है, क्या वो बिकेगा? नहीं।
ये तो फिर जोमेटो वगैरह और यही सब कमीशन में उसका पैसा खा जाएंगे, वो सेल नहीं कर पाएगा। वैसा ही कॉन्सेप्ट चल रहा है इन डिलीवरी एप्स का। ये पैसा कमा रहे हैं जो छोटे शॉप ओनर्स हैं। कैसे भाई, आपको अगर जोमेटो पर रजिस्टर करना है, स्विगी पर रजिस्टर करना है, आपको कई सारे लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, आपको वाटर का एक लाइसेंस और चाहिए होता है, वाटर का कि आपका पानी खाने बनाने में कैसा यूज कर रहे हो, और उस लाइसेंस को लेना प्रैक्टिकली बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। मेरी किसी पर्सन से बात हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि भाई जो है सर, हम कर तो दें अपना स्टार्ट, लेकिन ऐसी टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं जिनकी वजह से हम अपना खुद का कोई फूड का बिजनेस नहीं कर पा रहे जिसको हम इन ऑनलाइन ऐप पर रजिस्टर करा सके। तो भैया वो तो नहीं चल पाएंगे, और ये फिर मन मर्जी से उनके ऑर्डर्स वगैरह को अपनी तरह से डील करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि भाई ई कॉमर्स जो आ रहा है, ये जो एआई आ रहा है, ये लाखों लोगों की जॉब्स को खाते चले जा रहे हैं, और लोगों को ये लग रहा है कई बार कि अरे उस कंपनी ने, अब मैं नाम भी ले लेता हूं, कि अमेजोन ने, फ्लिपकार्ट ने इंडिया में $1000 का जो है $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, अपने पर्पस के लिए उस पैसे को यूज कर रहे हैं, जिससे कि छोटे रिटेलर्स वगैरह हैं, जो शॉप ओनर्स हैं, उनको खत्म किया जा सके और इनकी मार्केट में मोनोपोली हो जाए। आपको एक एग्जांपल और देता हूं मैं। नॉर्मली एक नियम है, जैसे सपोज करो अमेजोन, आप अमेजोन पर जब कुछ भी शॉपिंग करते हो, कुछ परचेज करते हो, तो वो क्या होता है कि वो किसी एक थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट होता है, उसको कोई एक पर्सन या कंपनी सेल कर रही होती है। अमेजोन बस अपना प्लेटफॉर्म उसको प्रोवाइड कराती है। तो रूल क्या है कि अमेजोन खुद कोई माल सेल नहीं कर सकती, कोई फ्लिपकार्ट या ये जो कंपनीज हैं अपना माल सेल नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन होता क्या है, अब यही अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो या अदर कंपनीज हो, ऐसे एलिगेशंस आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, क्या करेंगे, अपनी ही कोई दूसरी एक एक्स नाम की कंपनी बना देंगे, उसको फिर अमेजोन पर रजिस्टर करा देंगे, और फिर वहां पे आप क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो देखने में आपको क्या लगेगा कि हमने प्रोडक्ट तो भैया किसी एक्स कंपनी से लिया जो कि अमेजोन पर रजिस्टर्ड है, लेकिन बैकग्राउंड में कंपनी है किसकी, वो अमेजोन की ही हो सकती है, फ्लिपकार्ट की हो सकती है, किसी अदर कंपनी की हो सकती है। तो जो हमारे जो मिनिस्टर हैं, उन्हीं का ये कहना है कि इस तरीके की चीजें हो रही हैं, इन पर भी गवर्नमेंट को, लोगों को, बाकी स्टेक होल्डर्स को वर्क करना होगा। अदरवाइज जो मींस छोटे रिटेलर्स हैं, उनको बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, उनकी शॉप्स क्लोज हो रही हैं, उन सब पर काम करना पड़ेगा। सो गाइज, आज के इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं मोर इम्पोर्टेंट, अदर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।